सोचिए, एक हाईवे है, हाँ, रात का वक्त। एकदम सुनसान। हाँ, शहर की रोशनी मतलब बहुत बहुत पीछे छूट चुकी है। आसपास मीलों तक सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज। एक लड़की की चीख। ठीक वही। और ये आवाज आज की हमारी बातचीत का, कह सकते हैं, शुरुआती पॉइंट है। आज हम 2015 की फिल्म NH10 की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये फिल्म मतलब ऊपर से देखने पर तो एक कपल की कहानी लगती है। मीरा और अर्जुन की। हाँ, जिनका एक रोमांटिक रोड ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाता है। लेकिन असल में ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर से कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, और हमारा मिशन आज यही है कि हम इस फिल्म की परतों को खोलें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म भारत की दो अलग अलग सच्चाइयों को कैसे दिखाती है। एक चमचमाते शहर की और दूसरी हाईवे के उस पार की अंधेरी दुनिया। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी मदद से हम ऑनर किलिंग, सिस्टम के फेल होने और एक आम इंसान के सर्वाइवल की लड़ाई के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस हाईवे पर सफर शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गुरुग्राम से। एक मॉडर्न वर्किंग कपल, मीरा और अर्जुन, दोनों अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, शहर की तेज रफ्तार जिंदगी जी रहे हैं। और एक वीकेंड गेटअवे प्लान करते हैं। एक सपना है उनका, एक फार्म हाउस खरीदने का, शहर के इस शोर से दूर। और ये शुरुआती हिस्सा बहुत जरूरी है ना? फिल्म मेकर्स यहाँ एक अर्बन बबल तैयार करते हैं, मतलब एक शहरी बुलबुला। अच्छा। एक ऐसी दुनिया जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम है, एक दायरा है, जहाँ लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। और वो बाइक पर निकलते हैं। मीरा अपने फोन से वीडियो बना रही है। माहौल बहुत हल्का फुल्का और रोमांटिक सा है। यह हमें एक कंफर्ट जोन में ले आता है। बिल्कुल, एक तरह का धोखा है ये। सही कहा, क्योंकि जैसे ही वो NH10 पर आगे बढ़ते हैं, ये बुलबुला धीरे धीरे पिघलने लगता है। सड़कें सुनसान होती जाती हैं। आलीशान बिल्डिंग्स ए जगह सूखे खेत ले लेते हैं। और सबसे जरूरी, मोबाइल का नेटवर्क जाने लगता है। ये नेटवर्क का जाना सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना? नहीं, ये एक पावरफुल मेटाफर है। ये दिखाता है कि आप उस दुनिया से कट रहे हैं जहां आप एक फोन कॉल पर मदद बुला सकते थे। आप एक ऐसी टेरिटरी में जा रहे हैं जहां नियम बदल जाते हैं। अच्छा। और रिसर्च बताती है कि फिल्म के डायरेक्टर ने जानबूझकर इस बदलाव को बहुत धीरे धीरे दिखाया, ताकि दर्शक भी किरदारों के साथ उस अनजाने डर को महसूस कर सकें। वो हंसी मजाक, वो बेफिक्री, सब एक अजीब सी खामोशी में बदलने लगती है। और फिर वही चीख उस खामोशी को तोड़ती है। वो देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़के और लड़की को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन का जो रिएक्शन है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो एक टिपिकल शहरी आदमी की तरह रिएक्ट करता है। वो दखल देता है, मामला सुलझाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो उस दुनिया के नियम नहीं समझता। बिल्कुल, हमारी सोर्सेज में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अर्जुन पैसे ऑफर करके या उन्हें लॉजिक से समझाने की कोशिश करके ये मान रहा है कि सामने वाले भी उसी की जैसी दुनिया के हिस्से हैं, जहाँ हर चीज की एक कीमत होती है या हर मसले को बात करके सुलझाया जा सकता है। पर ऐसा था नहीं। वो एक पूरी तरह से अलग पावर स्ट्रक्चर से टकरा रहा था। ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, ये ऑनर किलिंग का मामला था। लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी जाति से बाहर अपनी मर्जी से शादी की थी। बिल्कुल, और जो चीज इसे और ज्यादा भयानक बनाती है वो है पब्लिक में इसका होना। हाँ, ये कोई छिपाकर किया जाने वाला जुर्म नहीं है। नहीं, ये ताकत का एक खुला प्रदर्शन है। पूरे गांव के लिए एक संदेश है कि इज्जत के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होगा। और वहां खड़े लोग, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। उनकी चुप्पी डर से पैदा हुई है। वो जानते हैं कि यहाँ कानून उन गुंडों का है, पुलिस का नहीं। ये एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम है जो वहाँ सालों से चल रहा है। और इसी पावर डायनामिक को ना समझ पाने की कीमत अर्जुन अपनी जान देकर चुकाता है। हाँ, गुंडों का सरगना, अम्मा जी का बेटा, उसे सबके सामने पीट पीट कर मार डालता है। वो इतना अचानक और इतना क्रूर है कि यकीन करना मुश्किल होता है। एक पल में एक रोड ट्रिप मूवी एक सर्वाइवल हॉरर में बदल जाती है। उस एक पल में फिल्म का पूरा जॉनर ही बदल जाता है, और मीरा की दुनिया भी। वो अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते देखती है। अब ये सिर्फ किसी और की लड़ाई नहीं है, ये उसकी अपनी लड़ाई बन चुकी है। पति की मौत के बाद मीरा का पहला इंस्टिंक्ट है भागो। वो अंधेरे में, जंगलों में, खेतों में भागती है। हर गुजरती गाड़ी से मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। यहाँ तक कि एक ट्रक ड्राइवर रुकता भी है तो उसकी नीयत खराब होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल ही उसके खिलाफ हो गया है। और ये भागना हमें फिल्म का सबसे बड़े थीम पर ले आता है, सिस्टम का फेल होना। सही कहा, मीरा को अब भी एक उम्मीद है,
एक शहरी इंसान की तरह उसे लगता है कि अगर वो किसी तरह पुलिस तक पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पुलिस मतलब सुरक्षा, पुलिस मतलब कानून। हाँ, और यही उम्मीद उसे एक पास की पुलिस चौकी तक खींचकर ले जाती है। वो लहूलुहान हालत में वहां पहुंचती है, अपनी कहानी बताती है, लेकिन वहां जो होता है वो शायद अर्जुन की मौत से भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। बिल्कुल, ये फिल्म का असली टर्निंग पॉइंट है। एक आर्टिकल में इस सीन का बहुत अच्छा एनालिसिस है कि यहाँ पुलिस वाले बुरे या करप्ट नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि बेबस दिखाए गए हैं। हाँ, वो खुद उन दबंगों से डरते हैं। वो मीरा की एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं और उसे सलाह देते हैं, चुपचाप वापस चली जाओ, ये हरियाणा है। ये लाइन ये बहुत चुभती है। ये हरियाणा है, मतलब यहाँ नियम अलग हैं। यहाँ तुम्हारा शहरी कानून नहीं चलेगा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस सिर्फ डरपोक है या वो इस पैरेलल सिस्टम का हिस्सा है? सोर्सेज बताते हैं कि ये दोनों का मिक्स है, एक तरह की साठ-गांठ है। पुलिस जानती है कि असली पावर किसके हाथ में है और वो उस पावर को चैलेंज करने का रिस्क नहीं ले सकती। तो उनके लिए एक अनजान लड़की की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है उस इलाके की शांति बनाए रखना, भले ही वो शांति डर पर ही क्यों न टिकी हो। तो एक तरह से सिस्टम सिर्फ फेल नहीं हो रहा, वो एक्टिवली मीरा को खतरे में वापस धकेल रहा है। और यही वो पल है जब मीरा के अंदर कुछ टूटता है। उसका डर, उसकी उम्मीद, सिस्टम पर उसका भरोसा सब खत्म हो जाता है। उसे ये एहसास होता है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। और इसी अकेलेपन और निराशा से एक नई चीज जन्म लेती है, गुस्सा। एक ठंडा शांत गुस्सा। हाँ, जब आपको पता चल जाए कि भागने का कोई रास्ता नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, लड़ना। यहीं से मीरा का वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है जिसे हम शिकार से शिकारी बनना कह सकते हैं। लेकिन फिल्म इसे किसी सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाती। नहीं, ये बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक है। कुछ सोर्सेज इस पर बहस भी करते हैं कि क्या एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाली लड़की इतनी जल्दी इतनी खतरनाक बन सकती है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। बिल्कुल, लेकिन फिल्म के मेकर्स का तर्क है कि ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं है, ये एक जानवर की तरह अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना है। जब जान पर बनाती है तो इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। वो एसयूवी चुराती है, लोहे की रॉड को हथियार बनाती है, उसकी हर हरकत में एक डेस्परेशन है, कोई स्टाइल या हीरोइज्म नहीं है। सही बात है। फिल्म की हिंसा भी बहुत अनग्लैमरस है। वो एक एक करके उन लोगों को मारती है जो अर्जुन की मौत के जिम्मेदार थे। लेकिन हर मौत बहुत भद्दी और क्रूर है। कोई गाड़ी के नीचे कुचला जाता है तो किसी को वो खुद रॉड से मारती है। एक रिव्यू में इसे स्लैशर फिल्म इन रिवर्स कहा गया था, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। क्या बेहतरीन तरीका है इसे देखने का, है ना? आमतौर पर स्लैशर फिल्मों में एक फाइनल गर्ल होती है जो सबसे बचकर भागती है। यहाँ फाइनल गर्ल भाग नहीं रही, वो पलटकर शिकार कर रही है। वो खुद मॉन्स्टर बन जाती है ताकि दूसरे मॉन्स्टर से लड़ सके। ये उसके किरदार का एम्पावरमेंट नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत का खत्म होना दिखाता है। वो जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ कर रही है जिससे वो नफरत करती है। बिल्कुल। और ये लड़ाई हमें फिल्म के क्लाइमैक्स तक ले आती है। मीरा का सामना अब सीधे उस सरगना से होता है जिसने अर्जुन को मारा था, और उसकी माँ अम्मा जी से, जो इस पूरे गिरोह की मुखिया है। ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है। एक तरफ मॉडर्न आजाद ख्याल औरत है और दूसरी तरफ पिछड़ी हुई क्रूर सोच। और लड़ाई भी कितनी क्रूर है, दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। एक पल को लगता है कि मीरा हार जाएगी, लेकिन फिर उसे अर्जुन की याद आती है। वो याद उसे नफरत नहीं बल्कि लड़ने की ताकत देती है। और अंत में वो जीत जाती है, वो उन सबको खत्म कर देती है। अंधेरा खत्म होता है, सुबह होती है, लेकिन यहाँ कोई जीत का जश्न नहीं है। कोई बैकग्राउंड में हीरो वाला म्यूजिक नहीं बजता। पुलिस हमेशा की तरह देर से पहुंचती है और मीरा खून से लथपथ चुपचाप खड़ी है। इस जीत का एहसास इतना खोखला क्यों है? क्योंकि ये एक हॉलो विक्ट्री है, एक खोखली जीत। उसने बदला ले लिया, अपनी जान बचा ली, पर क्या जीता? उसने अपना पति खो दिया, अपनी पुरानी जिंदगी खो दी, अपनी मासूमियत खो दी। जिस मीरा को हम फिल्म की शुरुआत में जानते थे, वो उस हाईवे पर कहीं मर चुकी है। अब जो खड़ी है वो कोई और है। फिल्म का आखिरी सीन भी यही दिखाता है। मीरा चुपचाप उस हाईवे पर आगे चलती जाती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, न दुख, न खुशी, न गुस्सा, सिर्फ खालीपन। वो जिंदा तो है, पर अंदर से शायद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। और फिल्म हमें इसी खालीपन के साथ छोड़ देती है। ये कोई आसान जवाब नहीं देती। ये नहीं कहती कि बदला लेना सही है या गलत। ये सिर्फ ये दिखाती है
कि जब सिस्टम आपको अकेला छोड़ देता है तो इंसाफ की लड़ाई कितनी खौफनाक और महंगी हो सकती है। हाँ, तो कुल मिलाकर NH10 सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, ये एक सोशल हॉरर फिल्म है। बिल्कुल। हॉरर सिर्फ गुंडों से नहीं आता, बल्कि उस सामाजिक सच्चाई से आता है जिससे हम रोज मुंह फेरते हैं। इसके मुख्य संदेश बहुत साफ है। पहला, इज्जत के नाम पर की जाने वाली ऑनर किलिंग की बर्बरता। दूसरा, हमारे शहरों से बस कुछ ही किलोमीटर दूर कानून और व्यवस्था की क्या हालत है, जहां दबंगों का खौफ ही कानून है। और तीसरा और सबसे जरूरी संदेश ये है कि डर आपको या तो मार सकता है या फिर आपको लड़ने की वो ताकत दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मीरा की कहानी यही दिखाती है। ये फिल्म हमें एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब कानून चुप हो जाए और सिस्टम मुंह फेर ले, तब इंसाफ की परिभाषा क्या रह जाती है?